आज इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आज के मुख्य अतिथि हमारे दीदी आशा वर्मा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण श्री वासुदेव आर्य जी और मैडम उषा मैडम हमारे बीच हमेशा रहती हैं। आप है डॉक्टर चंद्रा जो अभी हाल ही में पशुपालन विभाग से रिटायर्ड हुए हैं और हमारे इस संस्था के संरक्षक भी हैं। और सभी यहाँ पे आमंत्रित गेस्ट साउथरी मैडम LIC में है, पांडे जी LIC में, भट्टी में भाग गए हैं। आज एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोगों से बात करने का मौका हमने ढूंढा। हालांकि बारिश से थोड़ा खलल डालने की कोशिश करी, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि प्रकृति ने जो नियम बनाए उसके विरुद्ध हम कभी जा नहीं सकते हैं। बरसात में बरसात भी होगी, जाड़ों में बर्फ भी पड़ेगी और गर्मियों में लू भी चलेगी। यदि ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी शायद नहीं होगा। तो प्रकृति ने सारी चीज़ें रखी हैं। हमेशा बरसात रहेगी तो भी अच्छा नहीं होता है और हमेशा धूप रहेगी तो भी अच्छा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा दो शब्द अपने NGO के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस NGO को 2015 जनवरी में स्टार्ट किया था, 19 जनवरी को। इसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि जो ग्रामीण परिवेश में निर्धन परिवार के बच्चे रहते हैं या फिर शहर में भी कई ऐसे देहाती इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे होशियार तो हैं, उनमें मेधा है, लेकिन अपने आर्थिक संसाधनों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी कहीं पर पहुँच नहीं होती। हम लोगों ने शुरू में कोशिश करी कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएँ जो वास्तव में होशियार भी हैं और गरीब परिवारों से ताल्लुक़ होता है। आज से लगभग 10 या 12 साल पहले हमने कोशिश करी, शुरुआत करी थी होटल मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ का हर कोई बच्चा 10th पास होता है और 12th भी होता है। तो गांव देहात से ऐसे बच्चों के लिए एक रोजगार सृजन का एक बहुत बढ़िया जरिया टूरिज्म है, होटल लाइन है। तो इसके चलते हमने प्रयास किया, 2 बच्चों को हमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया। तो बहुत अच्छा एक परिणाम हमारे सामने आया। वो बच्चे अभी एक सऊदी अरब में है, एक दुबई में जॉब कर रहा है, बहुत अच्छे पैकेज में है और वो हमसे अभी कनेक्टेड भी है। वो बच्चे अभी पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट जो है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फिर एक प्रयास मैंने उसके लिए किया था, नीट और JEE के लिए किया था, लेकिन उसके बिल्कुल भी परिणाम नहीं निकल पाए। एक बच्चा जरूर BSc नर्सिंग में गवर्नमेंट सीट में निकला, वो अभी फाइनल ईयर में है। शायद 3-4 महीनों के भीतर उसकी इंटर्नशिप वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगी तो वो भी अपना रोजगार कर लेंगे। उसका भी बहुत स्कोप है नर्सिंग में, होटल एंड हॉस्पिटलिटी में जो है काफ़ी स्कोप। फिर बीच में हम लोगों ने एक प्रयास किया, पिछले साल से हमने शुरुआत करी है। एक यहाँ पर गंगोटुंगा में अम्बेडकर आदर्श जूनियर विद्यालय है, वहाँ पर सब श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को हमने कोशिश की कि हम नवोदय की तैयारी करा पाएँ, क्योंकि नवोदय एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ऐसे बच्चों को भी मौका मिलता है जो गरीब घर से। और यदि ये कहा जाए कि गरीब घर के ही बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। रिजल्ट क्योंकि पहला साल था, बहुत अच्छा नहीं आया, एक आध बच्चे वेटिंग में आए, लेकिन थोड़ा सा माँ बाप की भी कमी इसमें रही कि उन्होंने पहले ही अपने मनाही ही कर दी थी कि अगर पैदल निकल जाएगा बच्चा, कोई कहे मेरा एक ही बेटा है, कोई कहे मेरी तो बेटी है, हम नहीं भेजेंगे। तो इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो पढ़ाने वाला व्यक्ति था उसका भी मनोबल गिरा। वो आसपास में आए, 8-10 नंबर से मेरिट में कहीं पर रह गए बच्चे, लेकिन फिर से हमने हिम्मत नहीं हारी है। इस बार भी हमने करीब 12 बच्चों के लिए हमने प्रयास किया है। उसी स्कूल में टीचर को बदल दिया है, थोड़ा पैटर्न बदला, थोड़ा उनके पेरेंट्स से काउंसलिंग करी है कि भाई आप पहले तो निकलने तो दीजिए बच्चे को, उसकी एबिलिटी को बाहर तो निकालिए, वो इस काबिल है नहीं ये तो देखिएगा, जाना या नहीं जाना तो आपकी मर्जी की बात है।
तो ये प्रयास हुआ है। हमने फर्स्ट फेज में केवल 6 बच्चों के लिए हमने वो निकाली थी, एड निकाली थी। 2 SC के लिए थी, 1 ST के लिए थी, एक EWS के लिए थी और 2 OBC के लिए। हर सेगमेंट को हमने टैप करने की कोशिश करी, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि बच्चे कहीं पर भी हमने ये देखा ना, जहाँ पर फ्री का नाम आता है तो लोग विश्वास नहीं करते, नंबर 1। दूसरा, फ्री होने के चलते लोगों को पहले ये स्ट्राइक करता है कि जो ये व्यक्ति कंडक्ट करा रहा है, जो ये आदमी बीच में पड़ा हुआ है, इसको क्या बेनिफिट है। इसी वजह से ये स्कीम्स जो है सफल नहीं होती। इनके पीछे जितना पेनिट्रेशन होना चाहिए, जितना इनको इम्प्लीमेंटेशन इनके प्रति होना चाहिए, वो हो नहीं पाता। लोग हमेशा आजकल संदेह की दृष्टि से देखते हैं, विशेष तौर पर NGO को, कि भाई ये आखिर क्यों बीच में पड़ रहा है। ठीक हो गया, फिर भी हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे। 4 बच्चे इस समय नीट की फ्री कोचिंग कर रहे हैं, वो एक सिंगल पेनी भी जो है खर्च नहीं कर रहे हैं। प्रदीप एकेडमी में बहुत अच्छी एकेडमी है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस बीच अभी 2-4 लोग बच्चों के और भी हमसे लिंकअप हुआ है, वो भी चाहते हैं कि हम पढ़ें। हम अभी एक बार और प्रदीप सर से बात करेंगे, हम इस संख्या को 10 तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसमें से यदि 50% भी अगर बच्चे सफल हो, 5 लोग भी अगर मेरी NGO के माध्यम से MBBS के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे कुछ नहीं हो सकती। छोटे छोटे प्रयास करने से हम लोग कहीं न कहीं किसी को शिक्षा दे पाएंगे, किसी को रोजगार दे पाएंगे। अभी एक आप लोगों के कई लोग तो जानते हैं, कुछ हमारे साथी नए जुड़े हैं। आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूँ, मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ, हाथ सुनो नाम से। उसका पर्पज ये है कि मैं कहीं यूट्यूबर बनने की स्थिति में नहीं हूँ, उसकी होड़ में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से संपर्क करने का मौका मिलता है जहाँ से कि मैं ये टैलेंट को आगे ले गया। मैं एक बार बागेश्वर गया था, तो वहाँ पे 2 बच्चों का मैं इंटरव्यू सेशन लेता हूँ, पॉडकास्ट लाता हूँ। 2 बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया, वो कुमाऊनी के इतने बढ़िया गीत गाते हैं, वो सुरैया बेगम या शमशाद के गीत बहुत शानदार गाते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत की परख न होने की वजह से, उसका ज्ञान न होने की वजह से वो कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं। तो उन बच्चों को मैंने एश्योर किया, मैंने कहा बेटा आप अगर बागेश्वर में कहीं पर संगीत का कोई विद्यालय है तो आप लोग कोशिश करिएगा, और मैं आपकी फीस जो है मैं दूँ। तो साल भर उनको वहाँ पे ट्रेनिंग करवा। इस बार पता नहीं अब क्या रहा, उनको पसंद नहीं आया, वो इंस्टीट्यूट पसंद नहीं आया, तो दूसरी जगह जा करके मेरी बात करा रखी है, अभी फिर से उनको 1 साल की ट्रेनिंग दूसरी जगह दे। इसी तरीके से आज जिस मंतव्य से हम लोग बैठे हुए हैं, उस बच्चे के बारे में मुझे पता कहाँ से चला। आप बैठी हुई हैं उषा मैडम, आप पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हैं, ये मेरे वीडियो लगातार देखती हैं। मैं ऐसे बच्चों के जो होनहार बच्चे होते हैं, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, कोई भी चीज़ हो किसी फील्ड में, या फिर कोई चर्चित चेहरा होता है, तो ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेकर के अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो मैडम ने कहा कि राजू जी आप इतने अच्छे लोगों तक पहुँच रहे हैं, एक बच्चा ऐसा है नैनीताल में जो गरीब घर से भी है और टैलेंटेड। मैंने कहा मैडम आप पता बताइएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, हम जाते हैं। तो मैं सीधे इनके घर गया, जिनका नाम यहाँ पे छपा हुआ आप देख रहे हैं, मनीष मंडल। ये बच्चा जब 4 साल का था, इनके फादर की डेथ हो गई, और इनकी मदर खुद मैडम के वहाँ एज अ मेड जो है वहाँ पर काम करती थी। अब जाके बाद में थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो वो एक ब्यूटी पार्लर में काम, इतना ही सुधार हुआ परिवार में। और इनके दादाजी की एज 74 साल की है, और ये वो अब इस समय अर्निंग को क्या कर पाएंगे, तो सारे उसका खर्चा जो है इनकी मदर के ऊपर। तो जब इंटरव्यू लेने के लिए मैं गया वहाँ पे, तो इनका घर जब मैंने देखा, इनके रहन सहन देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, चारपाई लगने के बाद केवल पैदल चलने की जगह है, कमरे में 2 कमरे का मकान है, छोटी सी किचन है। तो मुझे वास्तव में वहीं पर से दिमाग में आया कि
ऐसे बच्चों के लिए हमको कुछ करना चाहिए। और जब इसने मेडल दिखाया मुझे, तो ये डूइंग कप होता है एक मलेशिया में हुआ था ताइक्वांडो का, वहाँ पर ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत चुका था। जितने भी खेल महाकुंभ होते हैं वहाँ पे स्टेट लेवल तक पूरा ये विनर रहा था, कई नेशनल पदक जीत चुका था। तो बहुत इसमें लगन भी हमने देखी, काफ़ी चीज़ देखी, तो मैंने मन बनाया कि इसको थोड़ा सा आगे सपोर्ट हम करें। तो इस बच्चे को पहले तो दुबई जाना था, फिर उसके बाद फिर बुल्गारिया के लिए बात हुई, कई चीज़ें, ये कोविड का भी कई चीज़ आई, पिछले साल की बात है। करते कराते हम लोग भी फंड छुड़ाने में थोड़ा सा ढीले हो गए, क्योंकि मैंने महसूस किया ना, कहीं पर भी अगर आप किसी को मदद करने की बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो शंका की दृष्टि होती है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारे साथ दीदी हमसे जुड़ी, बकायदा पिछले साल हमने एक शास्त्रीय संगीत, नृत्य है और गायन है और इंस्ट्रूमेंटल है, उसका कंपटीशन करवा था हल्द्वानी में, काफ़ी सक्सेसफुल रहा और उसको सपोर्ट करने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी देखने आई थी। तो इनका एक लगाव जो है उस समय से हो गया था, तो इन्होंने खुद ही कॉल करके बताया कि क्यों ना हम मनीष को जो है मदद की। तो इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, किसी ने मदद की, किसी ने नहीं की, जो सामर्थ्यवान थे उन्होंने नहीं की, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ भी नहीं कहना चाहिए, मेरे शब्दों में हैंड टू माउथ तो बहुत अच्छी कंडीशन होती है, क्योंकि जो आपके हाथ में आ रहा है वो मुंह में जा रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जो हैंड टू हैंड कराती है, हाथ में आया दूसरे को दे, तो ऐसी कंडीशन वाले लोगों ने, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 250 रुपये दिए। यदि हम यही अमाउंट इस बच्चे के खाते में डालते तो शायद इनको भी संकोच होता। एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, आप 50 रुपये 100 रुपये उसको उसे खाते में डाल दें। तो मैंने एक ऑप्शन दिया, डी से भी मैंने बात करी, मैंने कहा कि आप एक चीज़, शंका तो होगी, निश्चित है, वो तो हर कोई करे, एक बार तो मेरा परिवार भी करेगा, तो भाई आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हो। मैंने कहा कि इनको जो है, मैं एनजीओ का जो खाता है, मेरा करंट अकाउंट खुला हुआ है स्टेट बैंक में, एनजीओ पूर्णतया रजिस्टर्ड है, एटीजी में रजिस्ट्रेशन है, जो लोग बड़ी अमाउंट देना चाहते हैं उनको इनकम टैक्स का लाभ भी होता है, 12 डे में है, पूरे ऑडिट हुए हैं, इनकम टैक्स का सब रिटर्न वगैरह कंप्लीट है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, CSR में अप्लाई किया हुआ है, सब मिला हुआ है, अप्रूवल मिला हुआ है। तो हमने एक प्रयास की, दीदी के वहाँ गए, इन्होंने गैराज से बुलाया, तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि ऐसा करता है, प्रयास करते हैं। ठीक हो गया, प्रयास हुए भी। तो इस बच्चे को हमने करीब 17,000 का फंड को मेरी एनजीओ ने, सभी लोगों के भट्ट जी बैठे हुए हैं, उन्होंने सहयोग किया, काफ़ी लोग हैं सहयोग किया, तो हमने उनको रिसीव करवा दिया। बाकी एक अमरजला के वो है रवि पांडे हैं, उन्होंने एक पेपर में खबर दी कि मनीष मंडल को मलेशिया खेलने में आर्थिक तंगी आ रही है करके। तो उसके बाद से नैना देवी मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने 25,000 की मदद दी, किसी ने 2,000 दी, किसी ने 5,000 दी, किसी ने 100 रुपये दी, किसी ने 500 रुपये दी। कुल मिला करके ये वहाँ खेलने में सक्षम हुआ, और इसने तब हमारी मेहनत को 4 चांद लगा दिए, जब मलेशिया में 20 कंट्री के बच्चे आए हुए थे और इसमें गोल्ड मेडल थे। तो आज हम इसी मकसद से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मनीष मैंने लिखी है, जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ, बिखरा भी हूँ। जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ, बिखरा भी हूँ, ये जिंदगी तेरी ठोकर से मैं निखरा भी हूँ। तो जोरदार ताली के साथ कभी भी विद्वता या फिर हुनर कभी किसी के दबाए या छुपाए नहीं छुपा। घर की परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों, मनीष ने अपना एक लक्ष्य रखा हुआ है। अभी आपको पता है, ये बच्चा जो है गणपति विहार फेज 1 में रहता है, वहाँ से ऑटो करके गोलापार जाता है स्टेडियम में, दिन भर वहाँ प्रैक्टिस करता है। एक तो सुबह के सेशन में जाता है, फिर शाम के सेशन में, और खुद ही खाना बना रहा है यहाँ पर, क्योंकि परिस्थितियाँ अलाउ नहीं कर रही उसको कि वो कहीं पर हॉस्टल में रह पाए या फिर किसी अच्छी जगह पर सुख सुविधाओं के तहत जो है किसी कैंप में जा पाए।
दिल्ली में, गुड़गांव में इतने महंगे कैंप हैं कि वहाँ पर कम से कम 15,000 रुपये पर मंथ का कैंप का, पूरे जिम का, ट्रेनिंग का, खाने का, और फूड सप्लीमेंट्स इतने महंगे होते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं ज़्यादा समझ लेते हुए आज के मुख्य अतिथि मिसेस आशा वर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो एक NGO जागृति सेवा समिति नाम से आती है, महिलाओं के वुमेन्स एम्पावरमेंट पर काम कर रही हैं। बहुत पुरानी संस्था है, ऐसे सरोकारों से, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मनीष को माला पहनाकर स्वागत करने का सकेंगे। हाँ, माला ऐसे शुरू कर दो, ठीक है, हमारे हैं। ठीक है सर। भट्टी आइए ना, भाई आप तो सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ पे। लोग थोड़ी सी हिम्मत करके 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से देता है, तो साल का 1200 रुपये, 1200 गुणा 1 अरब 40 लाख करिए तो वो लगभग होता है 16 अरब 80 करोड़। ऐसे एरियाज आपने देखे होंगे ना, जिन बच्चों के हाथ में खुद के लिखने की कलम होनी चाहिए, वो पेन बेच रहे हैं 5 रुपये की, 10 रुपये की, गिड़गिड़ा रहे हैं आपके पास। आप अगर थोड़ा सा रहम दिल होते हैं तो शीशा खोल करके ले लेते हैं, वरना शीशा चढ़ा करके चल देते हैं। तो इस परिदृश्य को देखिए, महसूस करिए कि हमारे यहाँ बच्चे सिलेक्टिव हैं, खाने के लिए भी चूजी है कि आज तो हम ये नहीं खाएंगे, आज तो फला जगह का बर्गर खाएंगे, वहाँ का पिज्जा खाएंगे, वहाँ के मोमोज खाएंगे। लेकिन क्या हम कल्पना करते हैं किसी घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं होता? शादी ब्याह के नाम पे, फंक्शन के नाम पे इतना ज़्यादा अन्न का बर्बाद होता है, इतना नुकसान होता है, नाले में, गटर में फेंका जा रहा है। क्या जो 2 वक्त खाना जिनको नसीब नहीं हो रहा, उन तक नहीं पहुंचना चाहिए? यदि किसी ने भी मनुष्य रूप में, हम तो प्राणियों का तक, हम चिड़ियों के लिए दाने रखते हैं, हम चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, कुत्तों को देते हैं, बिल्लियों को खिला रहे हैं, जानवरों को घास खिला रहे हैं, गाय को गौ माता मान के हम उसकी सेवा करते हैं, तो क्यों नहीं इंसान की भी सेवा करें? ऐसे लोग जो शिक्षा से वंचित हैं। मेरी NGO का कंसेप्ट यही है, आप 10 रुपये दीजिए, लेकिन ना मत कहिए उस 10 रुपये से हो सकता है किसी एक बच्चे की नोटबुक आ जाएगी, रफ कॉपी आ जाएगी, वो बच्चा भी लिखना पढ़ना सीख जाएगा। हम तो ये कहते हैं, हमने तो ये टैगलाइन भी कर रखी है कि जितनी क्षमता उतना दान, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान। ये आज के समय में संजीदगी लाने की जरूरत है। मैं और मेरे परिवार तक सीमित न रहें। मैं बोलने को बहुत कुछ होता है दिमाग में, मैं जब अकेले सोचता भी हूँ, लिखता भी हूँ, थोड़ा कभी कभार भूले भटके कविताएं भी लिख लेता हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बात आपके सामने नहीं रखूँगा। मेरी NGO का जो पर्पस था वो मैंने आपको बताया। हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा पे भी काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान, तरह तरह के ड्रग अब्यूज हैं बच्चे। आज की डेट में देखिए कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गलत दिशाओं की ओर जा रहे हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाई है, वो माहौल नहीं मिल पाया है। मनीष की तरह ऐसे बच्चे कम हैं जो अपना, जो उन्होंने एक
एक पैशन कर लिया है, वो स्पोर्ट्स को कर लिया। तो ऐसे कई लोग हैं, मैं इंटरव्यू लेने के लिए जाता हूँ तो कई बच्चे इतने होशियार हैं कि ओलंपियाड में, मैथ्स ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड है, उसमें जीते हैं। कोई संगीत में अच्छा है, कोई नृत्य में अच्छा है, कोई ड्राइंग और स्केच जितने बढ़िया बना रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बिल्कुल सजीव चित्र बना रहे हैं। कोई खेल में बहुत अच्छे हैं। तो इस चीज़ के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन ही हमारे पड़ोस से ही शुरू करना चाहिए। जरूरतमंद सब जगह पड़ोस से शुरू करेंगे तो फिर हमारा थोड़ा एक छोटा सा इलाका सही होगा, फिर ब्लॉक स्तर पर होगा, तहसील में होगा, जिले में होगा, राज्य में होगा। और मैंने अपने एनजीओ का कार्यक्षेत्र जानबूझ करके केवल उत्तराखंड रखा हुआ है। नहीं तो मैं चाहता था दिखाने के लिए ऑल ओवर इंडिया कर सकता था, लेकिन अगर मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा तो मैं क्या करूँगा। मैं ऐसी फालतू की एड लेकर के न तो सरकार को गुमराह करना चाहता हूँ, न उन लोगों को परेशान करना चाहता हूँ जिनको मैं वादा तो कर रहा हूँ लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। तो ऐसे ही उतनी शक्ति के अनुसार हम आगे बढ़े। मदद चाहे कम हो लेकिन अच्छी हो। उस बच्चे को भी, जिस बच्चे को मदद दी जा रही है, अच्छा मेरे खाते में पैसा मंगाने का कारण एक और भी था। मैंने मनीष को बताया भी, मैंने कहा बेटा देखो ऐसा है, आपको आज के डेट में हम हेल्प करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन हजारों मनीष ऐसे हैं जिनमें वो काबिलियत है, उनको भी वो पैसा पहुंचना चाहिए। तो उनको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पैसा हम दे पाएंगे, उससे ज़्यादा एक भी पैसा हम नहीं देंगे। इन्होंने सहमति जताई, इनकी मम्मी ने कहा बिल्कुल सर आप जैसा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं इससे पहले कि बाकी मुख्य अतिथियों को इनको बोलने के लिए रिक्वेस्ट करूँ, मैं मनीष से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके मलेशिया के कैसे संस्करण रहे हैं, खेल में क्या है, अपने परिवार के बारे में मनीष साहब। फर्स्ट थिंग, मैं ज़्यादा बड़े फैमिली से नहीं हूँ, मैं थोड़ा मेरे साथ फैमिली हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मेरे पापा के जाने के बाद मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था। तब मैं 4 इयर्स का था। तब से लेकर आज तक मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि अगर मेरी मदर इतनी मेरी ऊपर मेहनत रखती है, उतना ही मेहनत अगर मैं भी खुद पे करूँ तो शायद आगे जाके मैं कुछ अच्छे पोजीशन पे जाके कुछ अच्छा अचीव कर लूँ। तो उसी को लेके मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं इंटरनेशनल मलेशिया गोल्ड मेडलिस्ट, जो मैंने अपनी लास्ट टाइम में खेला था, फिर मेरे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल था, तो बाकी मेरा इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक है। और आगे भी मैं अपना बेस्ट दूँगा कि आगे भी जितने भी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होंगे, ओलंपिक्स होंगे, कॉमनवेल्थ होंगे, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए अपना पूरा बेस्ट दूँगा। आपका मलेशिया का क्या कैसा टीम है? मलेशिया में सबसे जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो एक इंडियन एथलीट के हिसाब से उसके लिए वो कंट्री में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस पड़ जाता है, उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उस हिसाब से एक एथलीट को सब चीज़ें मेनटेन करने के लिए उसको हर बहुत ज़्यादा आदत डालनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि टाइमिंग के हिसाब से और फूड प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत मैनेज करके फिर लास्ट में जब फाइट का टाइम आया था, फाइटिंग मोमेंट्स में, वहाँ पे देखा कि जो इंडिया का जो गेम होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया के साथ। इंडिया का गेम बहुत डिफरेंट था और इंटरनेशनल लेवल पे गेम एकदम ही अलग है। वहाँ पे थोड़ा हर कोई बंदा इतना नहीं कि पॉइंट लेना है तो सीधा अंदर घुस जाएंगे, थोड़ा सोच के समझ के वो लोग पूरा कूल माइंडेड होकर खेलते हैं। मेरे को हेल्प सबसे पहले तो रविकांत जी के एनजीओ ने की है, धार्मिक एनजीओ, ज़्यादा हेल्प मिली है सेक्रेटरी को, और वन टू लीव के थ्रू मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। माँ नंदा देवी टेम्पल के से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। उसी को उससे मैं मलेशिया के खेलने के लिए वहाँ पर मेरा स्वर्ण पदक आया और मैं आगे भी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। अगला मैच मेरा कतर में है, जो दुबई से थोड़ा सा आगे हुआ है। वहाँ पे जनरेशन 1 है, G1, जो इंडियन रैंकिंग, जो वर्ल्ड रैंकिंग गेम्स होते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग गेम होंगे इसमें टोटल आउट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड के टॉप 20 प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सवेरा होना होता है तो अपने टाइम से हो जाता है, भले ही हम जगह न जगह। तो वही चीज़ समय से जगने की बात है। हम तो एक माध्यम मात्र हैं। हमने जो है एक शुरुआत करी, मैं दीदी के पास बैठ करके हमने थोड़ी देर बात करी थी
उसके बाद से हमने कई लोगों के लिए, अब मेरा बेटा मेरे को बहुत सपोर्ट करता है इस मामले में, तो कुछ भी तो 10 या 15 चिट्ठियाँ हमने बनाई होंगी जो अलग अलग लोगों को दी गई। किसी ने कहा कि वो हेल्प करेगा, तनातन हम दौड़ गए चिट्ठी लेकर के दौड़ गए। किसी ने कहा वो हेल्प करेगा, हम तनातन दौड़ गए। कहीं से माइल सी हुई, कहीं से थोड़ा बहुत मदद भी मिली। रन टू लिव के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर हरीश तिवारी, वो अपने आप में इंटरनेशनल के प्लेयर रहे हुए हैं, इंटरनेशनल एथलीट रहे हुए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी मदद करी। 15,000 का उनको चेक दिया अपनी संस्था के माध्यम से। फिर उन्होंने ही एक सजेशन दिया कि एक कोई भटजी का एक फाउंडेशन है, वो खुद यूएस में रहते हैं मेरे ख्याल से, तो उन्होंने कहा कि वो मदद करेंगे। उनको भी लेटर लिखा, एक हफ्ते बाद को बड़े मुश्किल से जवाब आया। उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से हेल्प नहीं करते, हमारा हेल्प करने का तरीका दूसरा। फिर उसके बाद फिर बंसल सर को भी आपने रिफर किया था, तो बंसल ज्वेलर्स जो डिग्री कॉलेज के पास में ही है, उनके पास भी हमने चिट्ठी पहुँचाया। थोड़ा प्रयास वो भी कर रहे हैं, अभी आगे को होगा। ऐसा नहीं होता किसी भी मदद के लिए हम ये नहीं कहते कि इस साल की मदद नहीं की तो ये हमारे लिए बुरे आदमी हैं, ऐसा नहीं होता। मदद करने के लिए एक सोच डेवलप करनी, एक हिम्मत जुटाना, दिल में एक जगह होनी चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा करना। तो वहाँ से भी थोड़ा शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे कई जगह शुरुआत हुई। नया ट्रस्ट को भी उन्हीं के माध्यम से हुआ। रवि पांडे जी को मैंने पर्सनली एक लेटर बना के दिया। तो कई जगह से आज हमारा पर्पज ये था कि हमारे मीडिया के बंधु यहाँ पर आएंगे, हम किसी पैसे लेने की नियत से हमने ये मीटिंग की। हम ये चाहते हैं कि एक तो एनजीओ ऐसा काम भी कर रही है जो नीट के साथ साथ, नवोदय के साथ साथ, होटल मैनेजमेंट के साथ साथ ऐसे खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को मंच दे रही है। तो ऐसी संस्थाओं के बारे में लोगों को जागरूकता है, नंबर एक। दूसरा क्या था कि इस बच्चे का गेम होना है अभी कतर में, 18 अक्टूबर को ये बच्चा जाएगा यहाँ से इंडिया से। 21 और 22 को शायद मेरा से इनका G1 का गेम है, जनरेशन 1 का गेम है, जहाँ से इनकी रैंकिंग होनी शुरू हो जाएगी। 2024 के ओलंपिक में इनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह ये है कि इनको अपने 4 साल के भीतर में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं बाहर विदेश में, जो भी G1, G2 के या G3, 4 जो भी होते हैं, उस लेवल के 3 मेडल जीतने होते हैं, एक तो गोल्ड, 2 कोई। तो जब तक ये वो नहीं करेंगे तो इनको पार्टिसिपेशन वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस बार के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके थे। अब हम तो अपने आर्थिक तंगी का कारण जो है हम उलझे रहे। घर में इनके दादाजी बीमार हैं तो उसी में उलझे रहे, तो बड़ी मुश्किल से तो एक मलेशिया के गया। तो इस समय ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। 2028 के लिए इनकी एलिजिबिलिटी बनती। 2028 तक इन्होंने कोई भी 16 मैचों में से इंटरनेशनल उसकी ताइक्वांडो की इवेंट में से 3 इवेंट जीती, जिसमें एक गोल्ड मेडल होना चाहिए। तो ये बच्चा हमको पूरा एश्योर कर रहा है कि हम इस इवेंट को जीतेंगे भी। कोशिश करनी चाहिए अपने इनकम का 5 to 10% हम जो है सोशल कॉज के लिए खर्च करें। सोशल कॉज वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी को किताबें दी, किसी को खाना खिलाए, विशेष तौर पर पढ़ाई पे फोकस होना है। और सरकार को ही देखते रहना, वो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो ग्रास रूट लेवल पे हैं वहाँ पे स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं, वरना अरबों खरबों का खर्चा जो है ऐसे स्कीम्स में हो रहा है। अनिवार्य शिक्षा कर दी है, सर्व शिक्षा कर दी है, हाई स्कूल तक फ्री शिक्षा कर दी है, राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार में तक शामिल कर दिया है संविधान में। फिर भी आज पता है आपको 21 से लेकर 25% तक हमारा समाज आज भी असंगठित है। क्यों, क्या वजह है? तो वजह यही है कि हम अपने तक सीमित हो गए हैं, और जो नीचे का तबका है, जो बिल्कुल एकदम बॉर्डर लाइन पर है, उसको 2 वक्त के खाने से ज़्यादा सकती है। उसकी बेसिक नीड है वो 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को खुद खा ले उसको, क्योंकि उन्होंने अगले दिन कमाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे बीच। बड़ी सौभाग्य की बात है मधुबनी में उपस्थित थे हमारे संरक्षक भी हैं एनजीओ के, डॉक्टर रविंद्र चंद्रा। ये काफ़ी मदद करते हैं, जिन्होंने अम्बेडकर स्कूल के लिए जो बिल्कुल ही गरीब परिवार के 250 रुपये पर मंथ की फीस भी नहीं भरते थे, ऐसे बच्चों के लिए 21,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन जो है अपनी एनजीओ को दिया, और उस एनजीओ ने जो है धन्यवाद विक्रम दादू जी आज के इस कार्यक्रम के, क्योंकि हमारी धात संस्था की ओर से
मनीष मंडल जी, जिन्होंने हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का और हमारे जनपद का नाम रोशन किया है। एक ऐसे कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि मिसेस वर्मा मैम और हमारी मैडम, हमारे विधान जी, जो कि खास संस्था को केवल इन्हीं के बल पे जो चल रही है, तो खाली नाम का संरक्षण और सर हमारे आर्य जी निदेशक समाज कल्याण विभाग और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जितने भी जागरूक लोग बैठे जो किस न किस तरीके से इस संस्था की मदद कर रहे हैं और ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो कि आगे हमारे देश का भविष्य है। जैसे कि राजू भाई ने बताया कि मैं जो हूँ इसका संरक्षक हूँ 2015 में। राजू भाई ने जब मैं वहाँ पर उधम सिंह नगर में था, तब राजू सर जो है बहुत कोशिश में लगे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा प्रयास है आपका। तो जो भी था हमने इसकी शुरुआत की संस्था की और आज जिस स्थान पर पहुँची है इसमें मुख्य रूप से राजू भाई की भूमिका है, बाकी आप लोगों की भूमिका होगी, आप लोगों का इसमें प्रयास रहा होगा, आप लोगों का सहयोग और योगदान रहा होगा। तो राजू भाई का एक है कि मतलब ये जब से भी इनसे मेरा परिचय हुआ है, नैनीताल में ये LIC में थे, मैं वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर था, तो इनके अंदर जो जुनून मैंने देखा है कुछ करने का, मतलब समाज के ऐसे जो कि सोशली और इकोनॉमिकली जो वीक हमारे लोग हैं उनको आगे ले जाने का, तो इनकी जो ये कंसेप्ट था खाद का, तो वो इन्होंने एक हद तक जीवन कर दिया है। इन्होंने कुछ साल पहले तक रह के खाद के जो नए हमारे बच्चे आए थे उनको वहाँ पर इन्होंने हॉस्टल दिया और फिर उसको चलाया, बच्चों को वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी, वो उन लोगों ने कई बच्चों ने वहाँ पर पढ़ के जो है पढ़ाई की और वो आगे अपने क्षेत्र में गए। और जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 लोग जो है हमारे बाहर विदेश में उसमें होटल मैनेजमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं और वो सोसाइटी को हेल्प भी कर रहे हैं। तो आज राजू भाई के काफ़ी टाइम से मुझसे कहते तो आने के लिए, मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, मैं उसमें पशुपालन विभाग में था, मैं जून में रिटायर हो गया हूँ, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दे पाया इसके लिए, लेकिन मैं अब फिर भी जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की हमेशा, और आगे मैं आपको भी और सभी लोगों को, मैडम अच्छा काम करके सुना मैंने, तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि आगे जितना ही मुझसे बन पड़ेगा मैं इसके लिए करूँगा। और आज इस संस्था की ओर से जिस हमारे खिलाड़ी को उदीयमान खिलाड़ी को हम जो यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, मैं इनको बहुत विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि एक सामाजिक और आर्थिक रूप से इतने पिछड़े परिवार से आने के बावजूद इनका जो जुनून है, इनकी जो लगन है और इनकी तो मेहनत है, यही मुख्य रूप से रही होगी, तभी जो है इन्होंने अपनी ऐसी विषम और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने अपने साहस को और अपनी उम्मीदों को कायम रखा है और अपने मनोबल को बना के रखा है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जब परिवार में जो है आर्थिक रूप से आदमी इतना कमज़ोर होता है, जिसको खाने का भी दिक्कत होती है और बाकी चीज़ों की जो और चीज़ें संसाधन में जुटाने घर के लिए, और उसके बाद वो फिर जो है इतने बड़े मुकाम के लिए प्रयास कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने इनसे, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे बच्चे से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो है हम भी जो है ऐसे बनने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, कि क्योंकि हमारे बच्चों के पास इनकी अपेक्षा काफ़ी अच्छे मौके हैं, अवसर हैं और संसाधन हैं, तो उनको और अच्छे करने की उम्मीद की जाती है। तो मनीष मंडल से मैं कहूँगा, बेटा आपने आज तक जो प्राप्ति किया है अपनी मेहनत पर, और इसीलिए जो है, लेकिन जो अपनी मदद करता है उसकी बाकी लोग भी मदद करते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि कितने लोगों ने आपकी मदद की, किस स्तर तक आप तक मदद पहुँची, क्योंकि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन तो कई प्रतिभाएँ इसलिए दम तोड़ देती हैं कि उनको सही समय पर सही सपोर्ट नहीं मिल पाता। ठीक है नहीं, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी आवाज़ सुने, हमारी मैडम ने आपकी आवाज़ आगे पहुँचाई, और जितने लोगों ने भी आपकी मदद की, जिन संस्थाओं ने, जिन लोगों ने मिलजुल जिनने भी आपकी मदद की, आपकी मदद की गई है, तो इस मदद को आपने साकार किया है, पहले स्टेप में आपने साकार कर दिया है। और मुझे उम्मीद है, जैसा कि आप बता रहे कि 28 के लिए आपको क्वालिफाई करना है और जल्दी ही आपको कतर में पार्टिसिपेट करना है इवेंट में, तो हमारी ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और साथ ही आपसे अपेक्षा भी है कि आप जैसी लगन और मेहनत से आप लगे हुए हो अपनी, मतलब बहुत आपके कंडीशन जो एडवर्स कंडीशन है आपके साथ, जिस तरह से रह के आप यहाँ से वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तो मैं अपेक्षा करूँगा और आपसे उम्मीद भी हम लोग रखेंगे कि आप
ऐसी मेहनत करते रहे, अपने मनोबल को टूटने मत देना कभी, ठीक है जी। और आपको अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, ठीक है जी, किसी भी एरिया में, तो जरूर आप जो आपके संपर्क में राजू भाई है, और मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मतलब आपने जो आपका अभियान है, जो आपका सपना है, उसको आपने टूटने नहीं देना है, ठीक है जी। और आगे जाके आपने जो है बहुत भी अच्छे मुकाम प्राप्त करने हैं, और हमें पूरी उम्मीद है और हमारी शुभकामनाएं भी है कि आप जो है ओलंपिक में जरूर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आपकी उसकी एलिजिबिलिटी है। जो आपको 3 मेडल लाने हैं वो आप जरूर लाएँ उन मेडल्स को, और उसके बाद जो है ताकि आप जो है ओलंपिक में क्वालिफाई करें और ओलंपिक में भी आप जो है स्वर्ण पदक लाएँ। तब आप जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम होगा और हमारा भी सम्मान होगा, ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और सभी यहाँ पर अधिक से अधिक वो किया जाए, ठीक है जी, प्रमोट किया जाए, राजू भाई की मेहनत को थोड़ा वो किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आए हुए हैं। तो जितने लोग भी आए हैं अपने ग्रुप्स के माध्यम से, अपने मैसेजेस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोगों पर, सर ये राजू भाई वीडियो बनाते हैं, आपको पता है। तो जो हमारे जो उद्यमी जो कुछ कलाकार होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो जैसे कि बताया अलग अलग क्षेत्रों में उनके वो होते हैं, उनकी वीडियो फाउंडर मिस्टर रविकांत राजू जी, संरक्षक महोदय, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मनीष मंडल, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो, और इस सभागार में हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं, सभी सम्मानित लोगों को मेरा सादर नमस्कार, अभिवादन। बेटा मैं जैसे आपको सुन रहा था बोलते हुए कि स्पोर्ट्समैन वो उनको शब्द नहीं होते हैं, ग्राउंड होता है, ग्राउंड में ही परफॉर्मेंस दी जाती है। तो वही कुछ हालत हमारे पास ये कि बोलने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन आपके लिए अभी जो मैंने पहले सुना, आपके आने से भी पहले सुना, और आपको मैंने बहुत पहले से देखा है। वैसे मैं आपको कहूँ, आप मेरे गाइड रहे हैं, LIC में आप मेरे अग्रज हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। और LIC कोई अपना ऐसा संस्थान है कि जो लोगों को संस्कार सिखाता है, किसी की मदद करना सिखाता है। कि LIC के बारे में तो ये कहते हैं कि मतलब जन्म होने से लेकर मरने तक वो सबकी मदद करता है, लेकिन आप वो उसको सब चरितार्थ कर रहे हैं, ऐसे आप मदद कर रहे हैं। और भारत के बारे में, आपके किए हुए गाँव के बारे में मैं जितना बोलूँगा वो कम है, और ज़्यादा तो नहीं बोल पाता हूँ मैं, लेकिन 2 शब्द आपके लिए जरूर बोलूँगा हमेशा आपके लिए। बिखरे सुर को साज बना देंगे, जैसे आपकी जर्नी बताई कि कितनी आपको दिक्कत है, उससे आपसे जैसा आपने किया है, तो बिखरे सुर को साज बना देंगे, हर पंछी को बाज बना देंगे, डूबती है जो कश्तियाँ समंदर में, उनका हम याद बना देंगे। थैंक यू। भटजी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं, कभी भी मैं कोई भी कॉल कर दूं कि भटजी ऐसा ऐसा होना था यार, कैसा हो, तुरंत इमीडिएट इनका रहता है। कोरोना पीरियड में इन्होंने इतनी मदद करी है लोगों की, बहुत ज़्यादा LIC के थ्रू है तो मदद के मामले में है। तो भटजी मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्वभाव को बनाए रखिएगा। बातें करने वाले आपको हजारों क्या लाखों जितनी जनसंख्या है उसी के परिप्रेक्ष्य में मिल जाएगी, लेकिन तारीफ करने वाले कम मिलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अच्छा ही करते जाइए, उसका नतीजा अच्छा निकलता है, समाज में इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आपकी तारीफ करने वाले भी कम नहीं है, मायूस मत होइएगा। और कहीं पर भी है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं तो बहुत अच्छी। इस सभा के समापन के लिए आज की जो इस सभा की अध्यक्षता है, हमने दी को इसे रखा क्योंकि मैं इस कार्यक्रम को अपने NGO का एक साफ स्वच्छ उद्देश्य है, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता। हमारा एक बार मंथन ये भी हुआ था कि हम कुछ डिग्रेडरीज को बुलाएं, नाम मिलेंगे डिग्रेडरीज को बुलाएं, लेकिन अल्टीमेटली मैं दीदी से भी कहा, मैंने कहा कि देखिए उसमें रायता फैलना ही फैलना, कार्यक्रम की अच्छाई क्या होगी, इस बच्चे को कोई सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, या मेरे NGO को कोई पहचान मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें पॉलिटिकली बेनिफिट उन्हीं लोगों को, तो वो हाईजैक कर देते हैं प्रोग्राम को। तो इसलिए हमने उन्हें नहीं बुलाया, क्योंकि आप भी खुद इस स्टेज से चल रही हैं और आप भी एक संस्था को रन करती हैं, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं। खटीमा में, हल्द्वानी में कई जगह इनके काम चल रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको चुना भी, और आप सहयोग के लिए तैयार भी रहती हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कुछ करने की चाह रखते हैं, थोड़ा ही सही लेकिन मदद करने की इच्छा रखते हैं। तो मैं आपसे इस सभा के समापन के उपलक्ष्य में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 2 शब्द इस मनीष को आशीर्वचन दीजिए। धन्यवाद रवि। पहली बात तो यह है, मैं जागृति सेवा समिति से अध्यक्ष हूँ।
फिलहाल एनजीओ का एक ऐसा माहौल होता है, इसमें किसी का पर्टिकुलर कुछ नहीं होता। एनजीओ का मतलब क्या है कि हम पहले तो हम अपने घर को सही करें, उसके बाद समाज सेवा कोई फेम से नहीं होती है कि मेरा पेपर में नाम आए या फिर कहीं, जैसे आप अभी भाई साहब ने बोला कि आप हमारी नज़र में हर महिला वो एक मुख्य अतिथि, वो बेस्ट अतिथि है, वो हमारे लिए हमारे हार्ट में है, यानी कि हमारे दिल पे है। इसलिए कि वो जो भी काम कर रही है, घर से लेके बाहर जहाँ भी जाए, वो एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। तो महिलाएं जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और जैसे कि मैं हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि यार मेरा नाम कहीं पेपर में आए या फिर कोई मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं है। समाज सेवा एक नशा है, एक नशा है समाज सेवा। समाज सेवा ये नहीं कि आप बहुत बड़े दिखावे में करो या फिर आपको लोग पहचाने। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने मोहल्ले से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक जज्बा होना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ कर गुजरे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, नाम ये अपने आप आता है जब आप किसी उसमें पहुंच जाते हैं। तो उस नाम से करना क्या है, उस नाम से करना क्या है? खाली नाम, हाँ ये वो है। उस नाम को हम ऐसी जगह यूज करें कि जिससे हमारे ऐसे बच्चों को फायदा मिले, ऐसे बच्चों को फायदा मिले। पेपर में छपने से या फिर हम किसी चीज़ को हाईलाइट करें, ये करें, तो उससे कोई फायदा मुझे तो नहीं आता। हो सकता सबको आता हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि यार मुझे नहीं है तो सबको नहीं है, ऐसा नहीं है। बशर्ते क्या है कि हमने एक परिवार को, एक बच्चा, ऐसे बच्चे हैं तो आज ये बच्चा भी हमारे फैमिली में शामिल है। हमसे जो भी हो सकेगा हम इसके लिए करेंगे। यथार्थ क्या है कि देखिए, बच्चा आज थोड़ी सी बात देखिए, हमारे पत्रकार बंधुओं से थोड़ा सा हमें हो रहा था नहीं आए, लेकिन वो आए, ठीक है। अगर इसकी जगह कि कोई, अगर जैसे विराट कोहली जैसा या फिर कोई धोनी जैसा बंदा आता, तो हमारे यहाँ क्या होता ना, बारिश को नहीं देखता कोई। बारिश तो छोड़ो, अगर बिजली भी कड़कती तो नहीं देखता कोई, क्योंकि अभी हमारा बच्चा नया है। तो इसको पहचान दिलाने का काम किसका है? पहचान ये दिलाएगा, मदद हम करेंगे। पहचान तो बच्चा दिलाएगा ना, जो कि दिला रहा है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है कि ये आप हमारे लोगों में कमी है कि हम इसको क्या एक नॉर्मल सा तरीका ले, क्योंकि मनोबल बढ़ा, मनोबल कौन बढ़ाएगा? आप और हम ही तो बढ़ाएंगे इसका। आज जो ये देख रहा है ना, कल अगर नेक्स्ट खेल के आता है तो उसके बाद ये क्या रहेगा? तो फिर क्या करेंगे? फिर सारे मीडिया वाले अपना भी भागेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। और जितने हल्द्वानी वाले के बाहर वाले भी आएंगे कि यार एक बार झलक दिखा दें हमें कहाँ पर है, क्या है। तो उस टाइम पे सब अभी जरूरत है, अभी कोई नहीं आएगा, तो उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता है कि देखिए हमें जो करना हो तो हम करेंगे ना। तो बस आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और राजू भाई तो आपसे पहले से ही इतना सहयोग आपका कर रहे हैं, तो बेटा हम सब आपके साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी पर्टिकुलर एनजीओ कौन किसको क्या काम करिए, अब जैसे मेरे से ही लोग कहते हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एनजीओ में पैसा आता है, तो ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है। क्योंकि मैं एक विवाह बंधन सेवा समिति भी चलाती हूँ, जागृति सेवा समिति एंड विवाह बंधन सेवा समिति, तो मैं वो भी चलाती हूँ। आज मेरे साथ 350-400 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी निधन बच्चे हो सकते हैं कि वो जो इस काम में नहीं। इसमें हमारे जो बच्चे हैं, जलज अरुआ, ये मेरे पार्टनर भी हैं, तो रिंकी हैं, ये भी सब बच्चे हमारे पार्टनर हैं। उधर ब्रांड स्टूडियो चलाते हैं, ये हमारे जो ब्लेस्ड मैकेनिक है, तो उसके पार्टनर हैं मिस्टर जलज अरुआ। तो ये हमारी सारी मदद करते हैं। हम लोग का एक ग्रुप है कि जिससे हम उन बच्चों की शादी करते हैं या कुछ भी, हम उनको फंडिंग नहीं करते हैं, उनको जो सामान अवेलेबल कराना वो करते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। पहले हमने आपको थोड़ी सी उस दिन बातें भी कही थी, तो लोगों ने क्या कह दिया कि इनको तो लाखों रुपया आ रहा है, और उसी बच्चे को, उसी जिसकी हमने शादी करी, तो उसी बच्चे के माँ बाप से ये बोल दिया कि उनको तो मतलब 15-20 लाख रुपये मिल गया है और आपको नहीं दे रहे हैं, आपके तो छोटी छोटी इन्होंने थोड़ा सामान दे के कर दिया। तो हमने भी थोड़ा सा माइंड यूज किया, हमने कहा दिया है, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें नहीं देंगे। जब वो बोलेंगे तो हम दे देंगे। उस टाइम हमारे मन में कभी वो बोल रही है, अगर वो बोलेंगे दे दो तो हम दे देंगे आपको, बात उनके ऊपर डिपेंड है। अब होना क्या था कि जो सच होता है ना वो कहीं छुपता नहीं है। थोड़ा सा आपको
उसकी ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप सच के मार्ग में आप चलते रहिए, बस फल की चिंता मत कीजिए, कर्म करते रहिए कि हमारा नाम आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हमने देखिए हम कहीं पर कोई काम करते हैं, अगर पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाते ही फल थोड़ी ना दे देता, और पेड़ हमेशा दूसरों के लिए जीता है, न कि अपने लिए। तो एनजीओ तो एक पेड़ है ना, वो तो अगर उसमें फल आए ना आए वो छाया तब भी देगा, अगर फल आ जाए तो और बढ़िया। तो वो पेड़ है, वो दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। तो इसलिए जिस दिन हम अपने आप में ये देखेंगे कि यार हम अपने लिए ना जी करके हम ये समाज के लिए जिएंगे और जी रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए, टाइम बहुत हो गया है, तो इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। लेकिन आज से ये मनीष बच्चा जो है, हम इसकी पूरी केयर करेंगे, जितना हमसे यथासंभव हो सकेगा तो हम जो है इसकी पूरी केयर करेंगे, किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मकसद जो था वो काफ़ी हद तक हो गया है। हो सकता है अगली बार इससे और अच्छा हो, फिर उसके बाद अगली बार फिर और अच्छा हो। आप जैसे लोग जहाँ जुड़ेंगे, निश्चित रूप से इसमें सफलता भी होनी है। हमारा जो टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है, जो छुपा हुआ है, कहीं गांव देहात में है या शहर में भी कहीं कस्बे में पड़ा हुआ है, तो उनको ऐसी मदद मिलती रहेगी, ऐसे साहस मिलता रहेगा, तो वो शायद अगर मनीष की तरह सोच रखेंगे तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बता दिया, बारिश, धूप और शीतलहर कोई मायने नहीं रखती। आपके दिल में जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए। बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस सोच को, अभी तक तो सभी में है, कर भी रहे हैं कई लोगों ने तो मनीष को जब मदद करी तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम हो। कई लोग ये भी चाहते हैं कि वो करेंगे तो सही, लेकिन अननोन बंदे पर, गोपनीय मदद पर। ये सोच हमारे जीवन में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो जो लोग आज इस मीटिंग में आए हैं, जिन्होंने मनीष को देख लिया है, दीदी की बातें सुन ली हैं, अपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बात करी है, कभी अगर ऐसा मौका आएगा हम अच्छे लेवल पर बैठेंगे, पत्रकार भी आएंगे और उनकी पूरी भूमिका भी हमारे साथ रहेगी। बस केवल एक सोच यहाँ पर बैठा के रखनी है, सोच को हमेशा अपने साथ लेके चलना है कि हम किसी न किसी के काम, इस जीवन में अगर आप किसी के लिए कुछ कर पाए, इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। आप महल बना लो, एक मकान में अगर आपके 4 कमरे भी है ना, तो एक रात में व्यक्ति एक ही बेड पे एक ही कमरे में सो पाता है। हर कमरे में नहीं जाओ सोने के लिए, दूसरी जगह की तो छोड़िए। तो इतना आधा हमको जो है एक धन पशु बन के भी नहीं रहना है, कुछ सामाजिक कार्य करने हैं। आप लोगों का फिर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग आए।